हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं इसी नोट पर बीते हफ्तों की बातों का, जो 22 से 26 जुलाई तक का था। बाजार ने शुक्रवार को एक नए हाई पर क्लोजिंग दी है। तो क्या ये बाजार ने ऊपर की तरफ अभी के लिए ब्रेकआउट दे दिया है? बाजार की चाल देखकर तो अभी के लिए लग रहा है कि बाजार ने बजट के बाद से अपने लिए एक दिशा तय करने का काम कर लिया है शॉर्ट टर्म में। बाजार के लिए अभी के लिए अनसर्टेनिटी के माहौल में कुछ रिलीफ हुई है। बाजार का अभी जो बड़ा इवेंट था बजट का, वो एक बार के लिए अभी के लिए तो खत्म हो गया है। बाजार का एक तबका इसके पहले कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी करके बैठा हुआ है। बाजार के लिए अगर देखा जाए तो सेंटर का इतना बड़ा इलेक्शन जो था और उसके बाद में जो बजट सेशन हुआ, इसके पहले कुछ बड़े दिग्गज इन्वेस्टरों ने प्रॉफिट बुकिंग करके बैठे हुए नजर आ रहे थे। इस बाजार में कुछ प्रॉफिट बुकिंग घर ले जाना उनके लिए मुनासिब समझदारी की बात थी। अब इन्हीं इन्वेस्टरों में से कुछ इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स, FIIs अब ऊपर के लेवल्स में खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बाजार के लिए एक सुकून का भी माहौल है। FIIs ने इलेक्शन के पहले जो अपनी कंटिन्यूअस जो शॉर्ट पोजीशन थी उसको उन्होंने कन्वर्ट करके कंप्लीटली लॉन्ग पोजीशन बना दी थी बजट से पहले। बजट के बाद से इन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशंस में कुछ कमी की है। इन्होंने अपना ध्यान अब थोड़ा लेवल प्लेइंग पर आ गया है, जहां पर वो ना बहुत ज्यादा खरीदारी और ना बहुत ज्यादा मंदी का सौदा बनाने में इंटरेस्टेड है। अब यहां पर हम बाजार की मजबूती के ऊपर में बात करते हैं। FIIs जो इन दिनों में हमने देखा कि FII की तरफ से काफी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही थी, वहीं DIIs जिनके पास में लिक्विडिटी की भरमार है। कुछ आंकड़ों के अनुसार बजट के समय में, बजट से पहले DII ने कुछ माल बेचा भी था, तो उनके पास लाख सवा लाख करोड़ की लिक्विडिटी है और जो वो निरंतर बढ़ती जा रही है। अब SIP फिगर्स के आंकड़े आपको पता ही है। जो लमसम इन्वेस्टमेंट्स है वो भी जून महीने में करीब 40,000 करोड़ पे पहुंच गए थे, जिसकी वजह से DIIs के पास में इतनी लिक्विडिटी है कि कोई भी नेगेटिव न्यूज होने के बावजूद वो फिर भी बाइंग करने के लिए उत्सुक है और मजबूरी भी है। बाजार के इस समय में काफी सारे विश्लेषक और पंडित अभी ओवर वैल्यूएशंस की बात कर रहे हैं, स्पेशली मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट में। और उनको आप कहीं पे भी, यानी टीवी मीडिया चैनल्स पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी देख सकते हैं। वो काफी सारी नेगेटिव बातें कर रहे हैं अभी बाजार के लिए। लेकिन ये बाजार अभी किसी की सुनने के मूड में नहीं है। ये बुल रन, इस बार का जो बुल रन है वो काफी स्ट्रांग है। पिछले काफी सारे बुल रन के मुकाबले ये बुल रन काफी डिफरेंट है, क्योंकि इस बार रिटेल निवेशक काफी समझदारी से काम कर रहे हैं और उनका जो इन्वेस्टमेंट्स है वो भी काफी स्टैगर्ड और काफी बढ़िया तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं। पिछले जितने भी बुल रन है उसमें हम लोग ये देखते थे कि जहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स की एंट्री होती थी वो बुल रन का आखिरी फेज होता था और उसके बाद बाजार के अंदर तेजी का दौर एक टाइम के लिए रुक जाता था। बाजार में ये बातें चलती थी कि अब आप लोगों ने किस किस से तेजी की बातें सुनी है। क्या हम रोड पे चलते हुए हमारे अगल बगल के लोग अपने तेजी की बातें कर रहे हैं, या ट्रेनों में जो ट्रैवल करते हैं उधर ट्रेनों में लोग आपस में तेजी की बातें करते हैं, या हम कोई सिनेमा हाउस में जाते हैं, हम जहां भी कोई पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं वहां पर हमें कोई तेजी की बात कर रहा है। हमारे को कई सारे लोगों के, रिटेल निवेशकों के फोन आते थे कि भाई, वो हमें रिकमेंडेशन देते थे कि भाई फला शेयर आप ले लीजिए, बेच दीजिए, जो करना है करिए। तो उससे एक मूड का, माहौल का पता चलता था कि तेजी कितनी लोगों के दिमाग में है। और रिटेल निवेशक जिस दिन आया मार्केट में, वहां से वो लास्ट फेज शुरू हो जाता था। लेकिन इस बार की तेजी एकदम अलग है।
ये रिटेल निवेशकों के द्वारा ही बनाई गई तेजी है और बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग नजर आ रही है। ये एक नई ब्रीड की तरह है जो शेयर बाजार को समझ भी रही है, शेयर बाजार के रिस्क को भी समझ रही है और उसी हिसाब से एसआईपी मोड पर जब भी घट रहा है मार्केट, उसी में बाइंग करने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है। वैसे सेबी की एक नई रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार कैश सेगमेंट में जो ट्रेडिंग हो रही है, जिसमें डे ट्रेडिंग का बड़ा हिस्सा है, उसमें 80% लोग नुकसान कर रहे हैं और इसमें जो 80% है उसमें से 49% लोग जो है वो युवा कैटेगरी में आते हैं, जो अभी कोविड के बाद जिन्होंने एंट्री की है मार्केट में। तो ये दर्शा रहा है कि डे ट्रेडिंग किसी भी हिसाब से, F&O हो, ऑप्शंस हो, फ्यूचर्स हो, कैश सेगमेंट हो, उसमें कोई भी बड़ा मुनाफा किसी को नहीं हो रहा है, चाहे वो कोई भी हो। 80% लोग अभी कैश सेगमेंट में भी नुकसान कर रहे हैं। ये उसी चीज का नमूना है। अभी के लिए अगर हम देखें तो पिछले हफ्ते में भी अगर किसी ने ऑप्शंस की ट्रेडिंग में कोई ने इंटरेस्ट लिया है तो दोनों तरफ में आपको नुकसान ही लगा होगा, क्योंकि हमने हमेशा बताया है कि जब कभी भी कोई बड़ा इवेंट होता है तो उसके बाद, इवेंट के इमीडिएटली बाद आपका विक्स क्रैश होता है और इस बार भी वही हुआ। विक्स कम से कम भी 15% नीचे आ गया, जिसकी वजह से जो भी अपना जो ऑप्शंस में जो ट्रेड कर रहे थे उन्हें दोनों तरफ में मार पड़ी होगी, आइदर लेन में मतलब पुट बाइंग में या कॉल बाइंग में। यहां तक कि जिन लोगों ने कॉल राइटिंग भी किया है उनको भी नुकसान लगा, पुट राइटिंग किया उन्हें भी नुकसान लगा है, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी किसी को नहीं छोड़ती है। तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप डे ट्रेड में मिनिमल ट्रेड करने की कोशिश करिए और वो भी आप प्रॉपर गाइडेंस में करेंगे तो ज्यादा बेटर है। अब आइए अपने कुछ बजट के हाइलाइट्स के ऊपर में गौर कर लेते हैं। नंबर 1 पर है जो सभी को जिससे तकलीफ है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और जो एसटीटी में जो बढ़ोतरी की गई है उसमें एलटीसीजी यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 12.5% और एसटीसीजी यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 20% पर अब सरकार टैक्स करेगी। ये 23 जुलाई से लागू हो गया है। प्लस एसटीटी, F&O की एसटीटी में भी बढ़ोतरी की गई है। इसको लेकर मार्केट के काफी सारे लोग, काफी एक बड़ा तबका है जो इस डिसीजन से नाखुश नजर आ रहे हैं। सरकार का कहना है कि वो सभी एसेट क्लासेस को एक ही नजरिए से देखते हैं और इसको रैशनलाइज करने के लिए ही ये कदम उठाया गया है। वॉलेटिलिटी जो मार्केट में जो गत सप्ताह में देखी गई उसका मुख्य कारण भी ये एलटीसीजी और एसटीसीजी का ही रहा है। नंबर 2 पर सरकार की ओर से रियल एस्टेट में भी चेंजेस किए गए, रियल एस्टेट टैक्सेशन में, जिसमें उन्होंने इंडेक्सेशन को इस बार निकाल दिया है, जिससे कि काफी लोग इससे भी नाराज हैं। वैसे सरकार ने 20% टैक्स को 12.5% भी कर दिया है और उसके अंदर में रेडी रेकनर रेट जो 2001 का है उसको लागू किया गया है। यानी 2001 तक के पहले की जो भी प्रॉपर्टीज जिसने परचेज की है उनके लिए रेडी रेकनर है, उनके लिए इंडेक्सेशन आया है रहेगा। 2001 के बाद जिन्होंने भी प्रॉपर्टीज परचेज की है उनके लिए इंडेक्सेशन का बेनिफिट निकाल दिया गया है, लेकिन सरकार ने विश्लेषण करके और उन्होंने बताया है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी के अंदर 7.5% से ज्यादा का एप्रिसिएशन हुआ है तो आपको ये न्यू टैक्स रेजिम के अंदर में आपको नुकसान नहीं होगा, आपको इससे फायदा ही होने वाला है। अब यहां पर हम ये भी बताना चाहते हैं कि सरकार कुछ भी करे तो दोनों टाइप के रिएक्शंस आते ही हैं। अब नंबर 3 पर सोना और चांदी के इंपोर्ट ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया गया है, यानी 9% की कटौती की गई है, जिससे सोना और चांदी का भाव लोकल मार्केट में करीब 6 से 7 हजार रुपया सस्ता हो गया है। अब इसके लिए भी अनेक रिएक्शंस है। कुछ लोगों का क्या मानना है कि ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर सिर्फ हमारे देश के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है और उसकी वजह से वो बाइंग करने के लिए तत्पर है और उन्होंने काफी बाइंग की भी है। काफी सारे हम मीडिया चैनल्स देखते हैं जहां पर ज्वेलर्स ने बताया कि हाँ उनके पास में काफी बाइंग हो रही है। वहीं दूसरी ओर हमारे पास में ये भी रिएक्शन आ रहे हैं कि ये जो ड्यूटी को घटाया गया है ये इसके लिए सरकार के पास अगस्त महीने में सॉवरेन बॉन्ड्स की रिडम्पशन आ रही है, जिसमें सरकार को करीब 1 लाख करोड़ रुपए का पेमेंट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को।
तो इससे ये कटौती करने से सरकार को कम से कम 7 से 8 हजार करोड़ का फायदा होगा। इसी वजह से ये टाइमिंग यहां पर रखी गई है। कई सारे नेगेटिव कमेंट्स है, लेकिन सबकी अपनी अपनी सोच के हिसाब से। वही दूसरी ओर क्रिटिक्स का ये भी मानना है कि भाव घटाने का ये एक रीजन ये भी रहा है कि सरकार ने ये घटाने की वजह से काफी सारे जो सेविंग्स है भारत के अंदर में जितना सोना है तो उसकी वैल्यूएशन घट गई है और वो करीब 7 से 8 लाख करोड़ रुपए घट गई है। लेकिन हम यहां पर यह बताना चाहते हैं कि भारत में लोगों को सोने से इतना प्यार है कि अनलेस एंड अनटिल जब तक के बहुत कोई जरूरत ना हो घर का सोना कोई बेचना नहीं चाहता है। तो इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी देखा जा सकता है, जहां पर आपको सस्ता सोना, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कोई सोने का भाव घटा नहीं है, सिर्फ भारत में ये सोने का भाव घटा है, तो इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी देखा जा सकता है। नंबर 4 पर है टैक्स रेट में कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसमें आम लोगों को 5,000 से लेकर 17,500 तक का बेनिफिट का बात गवर्नमेंट कर रही है। मतलब अगर इसको हम एक महीने के हिसाब से देखें तो 1,500 रुपया भी कंप्लीट नहीं होता है। तो ये तो हाथी के मुंह में जीरा देने जैसी बात है, जिसका मतलब है कि मिडिल क्लास के लिए कोई बेनिफिट नहीं है। आइदर आप सैलरीड हो या आप बिजनेस कर रहे हो, आपके लिए कोई खास बदलाव नहीं किया गया। इस बजट में एक ही बड़ा जो बदलाव है वो है स्टॉक मार्केट के लिए, और स्टॉक मार्केट के लोग अभी इसे पॉजिटिवली नहीं देख रहे हैं। उनके हिसाब से इसे और अलग तरीके से पेश किया जा सकता था, उसमें ऑप्शन दिए जा सकते थे, लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम सरकार से रिक्वेस्ट करें कि आप इसको प्लीज रिकंसिडर करिए। देखिए, जब कोई भी नई सरकार आती है 5 सालों के लिए, तो उसके पहले 2 सालों में सरकार जो सबसे सख्त से सख्त कदम होते हैं उनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है, क्योंकि बाद के जो 3 साल हैं वो उनके अगले इलेक्शन की तैयारी में चले जाते हैं। तो उनको कोशिश ये होती है कि पहले के 2 साल में जो जितना करना है वो कर लेंगे, उसके बाद में तो उनको पॉपुलर बजट के ऊपर में ही ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो इस बार का बजट को हम ये सोच के चलेंगे कि इससे और क्या खराब हो सकता है, इसमें और ज्यादा और कोई आने वाले बजट्स में कोई बहुत बड़ा कोई चेंजेस होगा वो लगता नहीं है। लेकिन अभी के लिए लग रहा है कि ये बजट डीटीसी की तरफ हमें लेते जा रहा है। डायरेक्ट टैक्स कोड, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में भी बात किया है, जो जिसके अंदर में चेंजेस होने से ये होगा कि शेयर बाजार में जो ट्रेड करते हैं उनके लिए कोई स्पेशल टैक्स नहीं होगा। ये 10, 15%, 20% का कोई टैक्स स्लैब नहीं होगा। उनके लिए सीधा सीधा जो इनकम होगी उनको उसी नॉर्मल टैक्स स्लैब में रखा जाएगा और उसी हिसाब से उन्हें टैक्स भी किया जाएगा। तो चलिए अब यहां पर कुछ एफआईआईज की भी बातें कर लेते हैं। एफआईआईज ने इस महीने में अभी तक 16,943 यानी 16,943 करोड़ की नेट बाइंग की है। लेकिन अगर हम पिछले हफ्ते का फिगर देखें तो वो एक नेगेटिव फिगर है। 4,718 करोड़ की नेट सेलिंग की है पिछले हफ्ते में। अब यहां पर हम कुछ दूसरे एसेट क्लासेस की भी बात कर लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले सोने की बात करते हैं। सोने का भाव शुक्रवार को 68,200 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो कि गत सप्ताह में ये करीब करीब गत सप्ताह के मुकाबले ये करीब करीब 5,000 रुपया सस्ता हो गया है। तो इसमें करीब करीब आप मान लीजिए 7 से 8% का अभी डाउनफॉल देखने को मिला है। सरकार ने 9% की ड्यूटी में कटौती की है। इंटरनेशनल मार्केट में हम देखेंगे तो सोने का भाव अभी $2,360 के आसपास है, जो कि इससे पिछले सप्ताह में $2,400 के आसपास था, यानी $40 कुछ सस्ता हुआ है। कच्चा तेल भी $82 से $83 के बीच ही ट्रेड कर रहा है। बिटकॉइन की बात करेंगे, जो शुक्रवार को क्लोजिंग के समय $68,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो एक महीने में $70,000 की से गिरकर $54,000 की वॉलेटिलिटी दिखाने के बाद अभी इस महीने के हाई पर चल रहा है, यानी 68,000 के आसपास। रुपया पिछले हफ्ते में ऑल टाइम लो टच किया है और वो $83.74 यानी 83.74 के आसपास
ट्रेड करते हुए नजर आया था। तो चलिए अब यहां पर कुछ निफ्टी की भी बातें कर लेते हैं। निफ्टी 303 अंक बढ़कर 24,834 पर बंद हुआ है, यानी 24,834 पर। बैंक निफ्टी भी 51,295 यानी 51,295, ये 969 पॉइंट्स घटकर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी इस महीने का सबसे बड़ा लगाड़ रहा है। कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी ने इस महीने में नुकसान किया है, उसके सामने निफ्टी में फिर भी वॉलेटिलिटी होकर भी ऊपर की तरफ में ही ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स भी 81,332 पर ऑल टाइम हाई, ये भी करीब 728 अंक बढ़कर बंद हुआ है इस सप्ताह में। अब बढ़ने वाले इंडेक्स की बात कर लेते हैं। यहां पर निफ्टी फार्मा 5.77% यानी करीब करीब 6.25% बढ़ा है, और निफ्टी ऑटो 5.16 यानी करीब करीब 5.25% बढ़कर जोरदार उछाल के साथ बंद हुआ है इस सप्ताह में। निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी आईटी, ये दोनों ही इंडेक्स करीब करीब 2.5% बढ़ते हुए नजर आए हैं इस सप्ताह में। निफ्टी एमएनसी में भी हमने देखा है कि करीब करीब 2.25% के उछाल के साथ हरे निशान में बंद हुआ है ये इंडेक्स भी। अब यहां पर हम कुछ घटने वाले इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी 1.86% और निफ्टी फाइनेंस ये भी करीब करीब 1.16% घटकर लाल निशान में बंद हुए हैं इस सप्ताह में। तो चलिए अब यहां पर हम कुछ बढ़ने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है एमएमटीसी का, जो करीब करीब 24% तक बढ़ गया है इस सप्ताह में। इस शेयर में काफी अच्छी तेजी देखी गई। 2 दिन तक 20% के सर्किट पे था, यानी 40% बढ़ा था ये शेयर। फिर शुक्रवार को हमने देखा कि इसमें 10-12% का प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ, जिसकी वजह से अब ये 24% तक बढ़ गया है इस सप्ताह में। इसके बाद में है नुवामा वेल्थ और आईडीबीआई बैंक, क्वेस्ट कॉर्प, दीपक फर्टिलाइजर्स, नेटवर्क मीडिया 18, बोरोसिल रिन्यूएबल, अवंती फीड्स, ग्रैन्यूल्स इंडिया, टाटा मोटर्स, इसमें भी काफी बड़ी तेजी देखी गई इस सप्ताह में। आईसीआईसीआई प्रू, टाटा मोटर्स डीवीआर, सुजलॉन एनर्जी सबका फेवरेट, पिरामल फार्मा, एस्ट्राजेनेका, अलेम्बिक फार्मा, काफी सारे फार्मा स्टॉक्स है इस बार, इंडियन होटल्स और सुवेन फार्मा, ये सभी के सभी शेयर्स 13 से 18% तक बढ़े हैं इस सप्ताह में। बढ़ने वाले शेयरों की काफी लंबी सूची है, डबल डिजिट गेन्स काफी सारे हैं, तो इसी से अंदाजा आता है कि इस बार काफी तेजी का माहौल था मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी। अब यहां पर हम कुछ घटने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं। इस बार देखा गया कि इसमें रेलवे शेयर्स का काफी नाम है, जिसमें इरकॉन इंटरनेशनल 13% तक घटा है इस सप्ताह में। फिनिक्स मिल्स, आईआरएफसी, आरवीएनएल रेलवे विकास निगम, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, एक्सिस बैंक, जिसका रिजल्ट कुछ मार्केट को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से ये डाउनफॉल देखने को मिला, पूनावाला फिनकॉर्प, राइट्स लिमिटेड, तेजस नेटवर्क, ये सारे के सारे शेयर करीब करीब 7 से 12% तक घटे हैं इस सप्ताह में। अब कुछ अगले हफ्ते की भी बात कर लेते हैं यहां पर, जो 29 जुलाई से 2 अगस्त तक का है। ये आने वाला सप्ताह में इस सप्ताह की शुरुआत में सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स का इंपैक्ट आप मंडे को देखेंगे। आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट इस वीकेंड में है, तो इसका इंपैक्ट मंडे को सबसे पहले ओपनिंग सेशन में आपको देखने को मिलेगा। वहीं आपको जुलाई सीरीज खत्म हो गई है, अगस्त सीरीज की शुरुआत हो गई है, तो ये पहला हफ्ता है जहां पर अगस्त सीरीज के ये वीक चालू हो रहा है। वैसे हमने देखा है कि अगस्त सीरीज की शुरुआत धमाकेदार तरीके से हुई है और किसी को अंदाजा नहीं था कि इस जोरदार तेजी के साथ अगस्त सीरीज की शुरुआत होगी। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अगला सप्ताह में पोजीशंस कैसी बनती है, क्योंकि हम ऑलरेडी एलिवेटेड लेवल्स पर कामकाज कर रहे हैं। अगले हफ्ते में काफी सारे मिड कैप और स्मॉल कैप के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। वहीं आपका इंटरनेशनल मार्केट से भी काफी सारे क्यूज हैं। यूएस फेड की पॉलिसी डिसीजन आने वाला है इस बार। यूएस में पोजीशन काफी चेंज हुई है, जो कि हमने पावेल साहब के जो लास्ट स्टेटमेंट है वो काफी नरमी का आया था।
क्योंकि वहां पर बाइडेन के रेजिग्नेशन के बाद में, मतलब बाइडेन ने अपनी पोजीशन से जगह खाली करते हुए अब कमला हैरिस को वो पोस्ट मिली है। और कमला हैरिस के नॉमिनेशन के बाद से वहां का जो आकलन है वो काफी बदल गया है। अभी तक जो लोग ट्रंप की बातें कर रहे थे और ट्रंप ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि वो अपने राष्ट्रपति बन गए हैं, और उन्होंने जो आगे वाले उनके जो स्टेप्स हैं उसके बारे में भी काफी जानकारी दी थी। अब कमला हैरिस के आने के बाद से ये आकलन कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। लोगों में अब कमला हैरिस की पॉपुलैरिटी कुछ बढ़ रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि इस बार के फेड पॉलिसी डिसीजन में कोई चेंजेस शायद देखने को मिल सकते हैं। कमला हैरिस की पॉपुलैरिटी का ग्राफ जिस हिसाब से ऊपर जा रहा है, उसी हिसाब से पावेल साहब के ऊपर में भी एक प्रेशर होगा रेट कट करने के लिए, क्योंकि उनके जो आखिरी जो उनका स्टेटमेंट था, जो नरमी दिखाई गई थी, उसी से कुछ एक लोग अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार अगर रेट कट होने के चांसेस तो बहुत मिनिमल नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट भी आ जाता है तो भी ये एक वर्ल्ड मार्केट के लिए काफी बड़ा बूस्टर का काम कर सकता है, इंक्लूडिंग इंडिया, क्योंकि वहां पर कोई भी रेट कट होने से सारे सेंट्रल बैंकर्स के लिए एक ये मैसेज जाएगा कि वो भी अब अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए रेट कट करने की मतलब वो मुहिम में जुड़ सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो गत सप्ताह में चाइना ने भी अपने रेट फिर से काटे हैं उनकी इकोनॉमी को संभालने के लिए। शुक्रवार को हमारे मार्केट्स ने भी एक गजब की तेजी देखने को मिली, जिसकी किसी को भी भनक नहीं थी, किसी को भी आइडिया ही नहीं थी। अगस्त सीरीज चालू होकर निफ्टी ने एक रिकॉर्ड लेवल पर आकर बंद दिया है, जिसकी वजह से अच्छे अच्छे ऑप्शन राइटर्स इस बार फंसते हुए नजर आए हैं और ट्रैप हो गए हैं इस मार्केट में। इसके पहले बाजार एक ट्रेडिंग रेंज में चल रहा था, जिसमें इतना बड़ा बजट की वॉलेटिलिटी होने के बावजूद भी इस रेंज से बाहर नहीं निकल पा रहा था। नीचे में ये रेंज 24,000 24,100 के आसपास नजर आ रही थी, वहीं ऊपर में 24,600 के ऊपर जाते ही मार्केट टिक भी नहीं पा रहा था। बजट के दिन जो वॉलेटिलिटी हुई उसमें भी मार्केट ने 24,000 के लेवल को रिस्पेक्ट किया है, उसके नीचे नहीं गया है। शुक्रवार को निफ्टी ने 428 अंक, बैंक निफ्टी 407 अंक और सेंसेक्स भी करीब 1292 अंक यानी 1292 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बंद हुए हैं, जिसमें निफ्टी और सेंसेक्स करीब करीब 2.25% की छलांग लगाते हुए नजर आए हैं, वो भी ऑल टाइम हाई लेवल्स पर। इंटरनेशनल क्यूज भी कोई बहुत ज्यादा मजबूती के नहीं थे। नैस्डैक में हम कंटिन्यूसली गत सप्ताह में प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देख रहे हैं, वहां पे जो मैग्निफिसेंट 7 है उसमें काफी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जिसकी वजह से नैस्डैक में एक फॉल नजर आ रहा है। इसके बावजूद भी हमारे बाजार काफी रेजिलियंस दिखा रहे हैं, काफी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। शुक्रवार को पेटीएम के स्टॉक में एक तेजी देखने को मिली है, ये हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जिसमें एक पेमेंट्स एग्रीगेटर के लिए एफडीआई की मंजूरी सरकार की ओर से मिलने के बाद ये शेयर ऊपर के सर्किट पर जाकर बंद हुआ है। ये कंपनी के लिए काफी बड़ा पॉजिटिव माना जा रहा है। सरकारी कंपनीज में फिर से एक रिन्यूड बाइंग देखने को मिली है शुक्रवार के सेशन में। वैसे कोल इंडिया और बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नतीजे अगले हफ्ते में आने वाले हैं। रेलवे स्टॉक्स में इन कुछ महीनों के अंदर मल्टी बैगर रिटर्न्स देखने को मिले हैं, उनमें शुक्रवार के सेशन में एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। इस बार के बजट में रेलवे स्टॉक्स के बारे में, रेलवेज के बारे में कुछ ज्यादा कहा नहीं गया है, लेकिन इंटरिम बजट में जो एलोकेशंस किए गए थे वो ज्यों के त्यों ही है। तो रेलवेज के लिए अभी भी काफी एलोकेशंस हुए हैं। वैसे वेदांता ने इस बार सेकेंड इंटरिम बजट के तौर पर 4 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जो इस कंपनी द्वारा दिए गए 4 सालों में सबसे लोएस्ट पर है। लेकिन मार्केट ने इस बार भी इस स्टॉक को अच्छे से ही देखा है और इस स्टॉक में शुक्रवार को 3.5% की तेजी देखने को मिली है। इस हफ्ते में एक आईपीओ की भी लिस्टिंग हुई है सैनस्टार लिमिटेड की। 95 रुपीज का आईपीओ प्राइस के सामने इसकी लिस्टिंग हुई है 109 रुपए पे, यानी करीब करीब 14.5% ऊपर। इस स्टॉक की क्लोजिंग हुई है 115 के आसपास,
यानी फिर भी 21 रुपए के उछाल के साथ बंद हुआ है ये शेयर। अब आगे क्या होगा? अभी के लिए तो मार्केट ने ऊपर की रेंज को तोड़ते हुए रेजिस्टेंस के ऊपर कंफर्टेबली जाकर बंद दिया है। बजट से पहले थोड़ा सरकारी कंपनीज में एक प्रॉफिट बुकिंग हम देख रहे थे। उस समय में माहौल ये था कि काफी सारे दिग्गज इन्वेस्टर्स बोल रहे थे कि भाई आप अपना थोड़ा माल बेच के बैठिए। लोग काफी कॉशियस भी नजर आ रहे थे। बजट में शेयर बाजार के लिए एलटीसीजी, एसटीसीजी और एसटीटी के नेगेटिव खबरें आने के बावजूद एक उठापटक भी देखने को मिली थी, लेकिन मार्केट ने इन सभी कारकों को साइड करते हुए, दरकिनार करते हुए, रेजिलियंस दिखाते हुए मार्केट ने फिर से अपनी ट्रैजेक्टरी पकड़ ली है। मार्केट एकदम तेज हो गया है। अभी के लिए मार्केट 4 हफ्तों के हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो यहां पर अगले आने वाले हफ्ता के लिए ये काफी क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि अब हमारी ओर से हम यही कहेंगे कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो अब डिप्स पर खरीदें। यहां पर फोमो की जो फीलिंग है उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि ये काफी एलिवेटेड लेवल्स है। मार्केट 4 हफ्तों के हाई पर एकदम से ट्रेड कर रहा है, इतनी जोर की तेजी आई है, तो इसमें अब संभल कर कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए। अभी के लिए 24,600 के लेवल के ऊपर जो मार्केट ने तोड़कर बंद दिया है, अभी के लिए 24,600 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट जब तक इसके ऊपर है तो कंफर्टेबली ट्रेड कर सकता है। अगले हफ्ते के अंदर में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिसके अंदर में डॉक्टर रेड्डीज और एनटीपीसी लिमिटेड जैसी दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट्स हैं, और आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स जो ये शनिवार को आने वाले हैं, उनका इंपैक्ट आपको मंडे के ओपनिंग सेशन में देखने को मिलेगा। अगस्त महीने की शुरुआत में ही आपको ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आएंगे, जो काफी क्लोजली वॉच्ड है। काफी सारे ट्रेडर्स इन पे खास नजर रखते हैं, जिसकी वजह से ऑटो कंपनीज के मूवमेंट्स पर भी असर आता है। 30 और 31 जुलाई को एफओएमसी की बैठक होने वाली है, जिसका इंपैक्ट आपको 31 जुलाई की रात को यहां पर, यानी 1 अगस्त को आपको सुबह मार्केट में देखने को मिलेगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान का भी इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर में जो पॉलिसी डिसीजन आना है वो इसी हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में ही आने वाला है। तो काफी सारा न्यूज फ्लो है, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं मिड कैप, स्मॉल कैप्स के, लार्ज कैप्स के। इंटरनेशनल मार्केट से काफी सारे क्यूज है। मार्केट हमारे इतने एलिवेटेड लेवल्स पर है, और सामने हम देख रहे हैं कि 25,000 का बड़ा साइकोलॉजिकल फिगर, वो उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो हमारा बोलना एक ही है कि अब कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपना थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करें। आपके कोई भी डिप आने पर आप एक नया ट्रेड करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बस इसी नोट पर दादा, हमारी ओर से ये एक फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस था। अब आप बताइए कि टेक्निकली आपको मार्केट क्या लग रहा है अगले हफ्ते के लिए। ओवर टू यू दादा। बात करेंगे 29/7/2024 से लेके 2/8/2024 के बीच में बाजार का हाल हकीकत का। पहले क्या क्लोजिंग है और नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है। टेक्निकली स्पीकिंग, आज हम लोग खाली बाईं तरफ डेली निफ्टी और मेरा दाहिनी तरफ है डेली बैंक निफ्टी। पहले बात करते हैं निफ्टी लेके। जिस हिसाब से लास्ट वीक में हम लोग बात किए थे, और 2-3 हफ्ता पहले, क्योंकि लास्ट वीक हिंदी वर्सन नहीं था, फिर भी अगर कोई बंगाली देखे हैं तो ठीक है, नहीं तो 13 DA में जो हम लोग का स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग व्यू लेते हैं, तो बिग इवेंट का पहले 13 DA के ऊपर में रहना, उसके बाद एक बड़ा सा डिप जिसका शैडो और एक हैमर टाइप का पैटर्न बना के नीचे में थोड़ा आके फिर से ऐसा क्लोजिंग जो कि अच्छा क्लोजिंग मान सकते हैं, और वो 13 DA में वापस रीगेन किया है। दैट मीन्स नया दिशा में जाने के लिए बाजार तैयार है। अब देखना ये चाहिए कि प्रीवियस जो टॉप है 24,850 राउंड नंबर, मतलब 24,900 के ऊपर क्लोजिंग बाजार के ऊपर फिर से एक अपवर्ड बायसनेस क्रिएट कर सकते हैं। पॉजिटिव बायसनेस बाजार के अंदर है, बट अभी तक फिलहाल ये पिक्चर देखे ये समझ में आता है कि जब तक ये कैंडल का लो, दैट मीन्स 24,000 टूट के बंद नहीं होता है, फिलहाल बाजार के लिए हर डिप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। ऊपर की तरफ
कहीं भी कभी भी 24,900 के ऊपर क्लोजिंग बाजार को अपवर्ड में खींच सकता है। एक ही चीज हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, डेली चार्ट इज कंसर्न, आरएसआई, वो 14 डेज हो या 65 डेज, जो मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से आरएसआई यूज करता हूं। 14 डेज आरएसआई का जो हिसाब से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, फिर से मोमेंटम बनने से फिर एक ओवरबॉट जोन क्रिएट कर सकता है। खाली उसी के लिए थोड़ा सा ऊपरी हिस्से के जगह में कॉशस रहना चाहिए। वीकली अगर मैं एमएसीडी देख लूं यहां से, तो स्लोप इज कंसर्न, निफ्टी स्पॉट इज कंसर्न, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और नेक्स्ट वीक मंथली क्लोजिंग भी हो जाएगा। तो दैट्स वाई वेरी इंटरेस्टिंग जगह में हम लोग आके खड़ा हुआ है कि किस तरफ बाजार का मोड़ फिर से चलने लगेगा। बाकी और कुछ देखना नहीं है, व्यू पॉजिटिव है, चार्ट इंडिकेशन पॉजिटिव है। अब बैंक निफ्टी थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड कर रहा है, क्योंकि 13 डीएमए का नीचे लगातार 3 क्लोजिंग देने के बाद जो करने का था वो अभी तक हो चुका है, जो शॉर्ट टर्म करेक्शन। अब 13 डीएमए से डिस्टेंस बढ़ चुका है, दैट मीन्स ये एक पुल बैक करके फिर से 13 डीएमए के आसपास जा सकता है, जो कि 52,000 का एरिया होगा। और ऊपरी हिस्से में ये जोन जब तक क्लोजिंग बेसिस पे नहीं कवर करेगा, तब तक बैंक निफ्टी हर पुल बैक एक रेजिस्टेंस का काम आ सकता है ये सब जोन में। क्योंकि बैंक निफ्टी का वीकली एमएसीडी का स्लोप इस वीक में लगातार कई हफ्ते से ऊपर चलने के बाद ये स्लोप चेंजेस है, जो कि एक निशानी है थोड़ा वीकनेस का। अब ये कंटिन्यूएशन होगा कि नहीं होगा, ये तो नेक्स्ट वीक में ही समझ में आएगा। तो दैट्स वाई बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग गौर से देखेंगे कि वीकनेस रहता है या मंथली क्लोजिंग के साथ वीकली क्लोजिंग भी फिर टर्न अराउंड करेंगे। तो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू जैसे बैंक निफ्टी के अंदर है, जो कि एक पुल बैक के हिसाब से हम लोग अभी ट्वीट करेंगे, लेकिन निफ्टी के हिसाब से देखा जाए, निफ्टी काफी हद तक पॉजिटिव जोन में और 13 डीएमए को फिर से रिगेन किया है। तो यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी का छोटा सा विश्लेषण। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, जहां पर हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके बात करते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं। जनरली आप 2 या 3 स्टॉक्स के बारे में जो हमारे इन्वेस्टरों द्वारा पूछे गए होते हैं उनके बारे में जो जानकारी देते हैं। दादा इस बार के लिए हमारी रिक्वेस्ट है कि आप कुछ अलग तरीके से इसको पेश करें, क्योंकि बजट के अंदर में काफी सारे चेंजेस हुए हैं और हमारे इन्वेस्टरों के द्वारा काफी सारे हम देखते हैं कमेंट्स में काफी सवाल पूछे जाते हैं। तो आप इस बार कुछ अलग तरीके से और कुछ ज्यादा स्टॉक्स के बारे में अगर बता सकते तो प्लीज बताएं दादा। ओवर टू यू।
थैंक यू दादा हमारी रिक्वेस्ट सुनने के लिए और हमारी रिक्वेस्ट को अमल करने के लिए। इतने सारे स्टॉक्स की जो जानकारी दी है वो हमारे इन्वेस्टरों को काफी पसंद आने वाली है। अब हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब हमारे लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हमारा ये डिस्क्लेमर रहता है, दिस इज अ कंप्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही बातचीत करते हैं, व्यूज शेयर करते हैं। हमारी गुजारिश है कि आप अपना कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी सोच समझ के साथ या किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही ट्रेड करें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू, बाय।